दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम प्रकाश है और ये घटना तब की है जब मुझे हाइकिंग का बहुत शौक हुआ करता था। मैं जब स्कूल में था तो छुट्टी के दिन मैं और मेरा दोस्त कहीं भी किसी भी फॉरेस्ट में हाइकिंग के लिए निकल जाया करते थे। मेरा शहर 3 तरफ से फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ था और मेरे घर के पीछे से ही जंगल और पहाड़ शुरू हो जाते थे। मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये बात तब की है जब मैं और वो कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में। तब मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, मगर एक दिन मैंने उसे और मेरे दोस्त को एक साथ देख लिया, कुछ इस हालत में कि मेरा विश्वास दोस्त और प्यार से बिल्कुल ही उठ गया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और उस लड़की ने भी, जिसने मुझसे प्यार के वादे किए थे। खैर, ये कहानी उन दोनों के बारे में नहीं है। असल में दिल टूटने के बाद और धोखा खाने के बाद मैंने हाइकिंग पे जाने का फैसला किया, एकदम अकेले। मैं कमरे में बैठकर रोना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर निकला और वो किया जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, हाइकिंग। और वैसे भी अब मुझे अकेला ही रहना था। मुझे भीड़ भाड़ और लोग नहीं चाहिए थे। मुझे बस किसी एकांत जगह में जाकर खुद को एक्सप्लोर करना था, खुद को वक्त देना था। इसलिए मैं एक नई अनजान जगह की तलाश में निकल पड़ा। मैं अपने डैड की कार ले आया था। वो सफ़र लंबा था। मैं सुबह निकला और शाम तक मैं उस जगह में पहुंच गया जहां मुझे जाना था, शहर से बहुत दूर। मैंने एक जंगल के बाहर सड़क के किनारे अपनी कार खड़ी की और कार से बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई। वो एकदम एकांत जगह थी। जिस सड़क में मेरी कार खड़ी थी वो सड़क भी टूटी फूटी थी, बिल्कुल ही खराब और उबड़ खाबड़। मतलब वो सड़क शायद अब इस्तेमाल में नहीं थी। और जितनी देर से मैं उस सड़क में ट्रैवल कर रहा था, उतनी देर तक मुझे उस सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिली। मेरे लिए वो जगह एकदम ठीक थी। मुझे वहां डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और देखा कि मोबाइल से नेटवर्क गायब थे। अच्छी बात थी, अब मैं पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्टेड था। मैंने अपना कैंपिंग बैग उठाया और कार को लॉक करके मैं जंगल में घुस गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसे अकेले किसी सुनसान जंगल में बिना उस जंगल के बारे में पता किए, बिना कोई जानकारी निकाले वहां जाना खतरनाक हो सकता है। पर किसी जगह को एक्सप्लोर करने का यही तो सबसे अच्छा तरीका है कि बस घुस जाओ। हाँ, पर मैं अपने मोबाइल में एक डिजिटल मैप ज़रूर रखता था ताकि घर वापस आने के लिए रास्ता मालूम रहे। और अच्छी बात यह है कि फ़ोन्स में जीपीएस बिना नेटवर्क के भी अच्छे से काम करते हैं। बस उस डिजिटल मैप और जीपीएस के भरोसे मैं उस जंगल में घुस गया। उस दिन मैं ऐसी मुसीबत में फंसा जिसके बाद अकेले हाइकिंग पे जाना मेरे लिए दुश्वार हो गया। डिजिटल मैप के अनुसार मुझे जिस जगह में पहुंचना था वो पहाड़ के ऊपर करीब 5 मील दूर थी। और जिस ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों में मैं चल रहा था उसमें मैं 1 घंटे में सिर्फ 1.5 मील की ही दूरी तय कर पा रहा था, क्योंकि वो रास्ते बहुत ही दुर्गम थे। और अभी मैंने इतना ही सफ़र तय किया था कि बारिश भी होने लगी थी। वैसे तो अभी उजाला था, पर मैंने रुक जाना बेहतर समझा, क्योंकि बारिश में किसी जंगल में, वो भी पहाड़ी जंगल में ट्रैक करना सेफ नहीं होता और मुझे कीचड़ भी पसंद नहीं था। इसलिए ऊपर पहाड़ की तरफ जाने से अच्छा मैंने वापस अपनी कार की तरफ जाना बेहतर समझा। जिस रास्ते में मुझे ऊपर आने में 1 घंटा लगा था, उसी रास्ते में नीचे जाने में मुझे करीब 35-40 मिनट ही लगे। मुझे दूर से ही मेरी कार नजर आने लगी थी। बारिश ने सारा प्लान और मूड खराब करके रख दिया था। बुझे हुए मन के साथ मैं अपनी कार के पास पहुंचा और जो मैंने देखा वो देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मेरी कार के चारों पहिए एकदम फ्लैट थे, यानी सभी की हवा निकल चुकी थी या फिर निकाल दी गई थी। मैंने अपनी पैनी नज़रों से उस इलाके में चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। चारों पहियों का एक साथ पंक्चर हो जाना इज नॉट ए कोइंसिडेंस। ये जरूर किसी की बदमाशी थी, मगर मुझे वहां सिर्फ पेड़, पहाड़, कीचड़ और बारिश की बूंदें ही दिखाई दी। वहां कोई नहीं था। अब यहाँ पर मुझे मोबाइल नेटवर्क ना होने का अफसोस होने लगा। तो अब मैं उस जंगल में फंस चुका था। बिना मोबाइल नेटवर्क के मैं मदद भी नहीं बुला सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि यहाँ से करीब 20-22 मील पहले ही मोबाइल नेटवर्क जा चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं उस सड़क में 20 मील पैदल चलकर पीछे जाऊं, या तो फिर उस लोकेशन में जाऊं जहां मैंने कैंपिंग करने का प्लान किया था।
वो जगह पहाड़ के ऊपर थी, यहाँ से करीब 5 मील दूर। वहाँ नेटवर्क होने की पूरी उम्मीद थी। इसलिए मैं वापस जंगल में घुसा और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए फिर से ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं उस खतरनाक रास्ते में सिर्फ 3 मील ही चला होऊंगा कि मुझे मेरे पीछे से एक सरसराहट सुनाई देने लगी। मैं रुका और मैंने झटके से पीछे देखा। मुझे लगा कि शायद मेरे पीछे कोई और होगा, कोई जो वहां मेरी ही तरह हाइकिंग करने आया होगा। मगर जैसे ही मैं पीछे पलटा, वो आवाज आनी भी बंद हो गई और मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा ये शायद मेरा भ्रम होगा, इसलिए मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा तो वो आवाज फिर से आने लगी। इस बार मैंने पलट कर नहीं देखा और तेज तेज कदमों से अपने रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अब वो जो भी मेरे पीछे था, मुझे उससे आगे ही रहना था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब पहुंचे, क्योंकि मुझे अब खतरे का एहसास होने लगा था। अब तक सूरज भी डूबने लगा था और उसकी परछाई से जंगल अब और डरावना लगने लगा था। बारिश अभी भी बराबर बरस रही थी और अब मुझे बेचैनी और डर भी लगने लगा था। मैं बीच बीच में हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे भी देख रहा था कि आखिर मेरे पीछे कौन है, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कोई भी उस जंगल के पेड़ों के पीछे आसानी से छुप सकता था। खैर, मैं चलता रहा और मेरे पीछे जो भी था वो भी मेरे पीछे पीछे चलता रहा। पर खुशकिस्मती से मैं उस पहाड़ी के ऊपर चोटी पर पहुंच गया और डबल खुशकिस्मती ये कि वहां उस चोटी पर मोबाइल के नेटवर्क आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ मेरे साथ हुई वो बदकिस्मती का प्रतीक था। मैंने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल किया और अभी मैंने बस उन्हें इतना ही बताया था कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मदद चाहिए। बस तभी मेरे सिर पर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से आकर लगी। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फ़ोन नीचे पत्थर में गिरकर टूट गया। सिर में लगने की वजह से मेरा सिर चकरा गया था। वैसे ही चारों तरफ अंधेरा था और सिर में लगने की वजह से कुछ देर तक तो मुझे सब धुंधला ही दिखाई देने लगा, पर मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे मुझसे कुछ दूरी पर कुछ सरसराहट सुनाई दी और कदमों की आवाज़। मैंने अपनी आंखें मली और अच्छे से देखने की कोशिश करने लगा तो मुझे बस 30-40 फीट की दूरी पर कोई खड़ा दिखाई दिया। पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर कोई तो था, कोई शख्स जिसने सफ़ेद रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके बाल लंबे और घने थे। वो कुछ तो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था और धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, ए, कौन हो तुम और मुझे किसने मारा? मगर सामने खड़ा वो शख्स हंसा और तब मुझे पता चला कि वो कोई औरत थी। अब तक मुझे साफ दिखने लगा था, मगर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और वो अब थोड़ा मेरे और करीब पहुंच चुकी थी। तभी मेरी नज़र उसके पीछे पेड़ों की कतार के पास गई। वहां पर मैंने कुछ और लोगों की भी परछाइयां देखी। वे सभी उन पेड़ों की कतार के पास एकदम बुत बने खड़े थे, बिना हिले डुले। तभी मेरे पैर में कुछ लगा। मैंने नीचे देखा। नीचे मेरे पैरों के पास कुछ तो पड़ा हुआ था। ये वही चीज़ थी जो मेरे सिर में आकर लगी थी। मेरी पीठ में बैग था और उसी में एक फ्लैश लाइट रखी हुई थी। बारिश की बूंदाबांदी अभी भी चालू थी। सामने खड़ी वो औरत कुछ तो मंत्र पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान मुझ पर नहीं है। इसलिए मैंने चुपचाप अपने बैग से फ्लैश लाइट निकाली और उसे जलाकर सामने खड़ी औरत के चेहरे पर रोशनी डाली और जो देखा वो देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने खड़ी उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था, बिल्कुल किसी सड़े गले हुए जानवर के समान, जैसे कोई कुत्ता या भेड़िया। वो चेहरा पूरी तरह से सड़ रहा था। मांस के चीथड़े उसके चेहरे से लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी जानवर के चेहरे का मुखौटा पहना हुआ है। मैंने गौर किया कि जो लोग उसके पीछे खड़े थे वो अब थोड़ा करीब आ चुके थे। मेरे सामने खड़ी वो भयानक औरत भी अब धीरे धीरे मेरे करीब आ चुकी थी। मेरा पैर उस चीज से टकराया जो मेरे पैरों के पास गिरी हुई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली तो जो देखा वो देखकर मैं एक पल के लिए उछल ही पड़ा, क्योंकि वो किसी का कटा हुआ हाथ था, जिसे किसी की कलाई पर से काटा हुआ था। वो हाथ भी थोड़ा सा सड़ा हुआ था, यानी जिसका भी वो हाथ था उसे 3-4 दिन पहले ही काटा गया होगा। बस तभी जोर की बिजली चमकी और मैंने उसकी रोशनी में उस औरत की तरफ देखा और उसके पीछे खड़े बाकी लोगों की तरफ। तब मैंने देखा उस औरत के पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरों पर किसी जानवर का मुखौटा था,
वे सभी लोग धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे और मैं भी धीरे धीरे उस पहाड़ी के किनारे की तरफ सरकता जा रहा था। मेरे पीछे खाई थी और वो खाई न जाने कितनी गहरी थी। मेरे पास भागने का अब कोई रास्ता भी नहीं था। अब इस पॉइंट पर मैं खुद को कोसने लगा कि मैं वहां क्यों आया। अनजान जगह में कैंपिंग करने का मेरा ये आइडिया मुझे मौत की खाई के सामने ले आया था। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ वो साले ज़ॉम्बीज़ की सेना। ज़ॉम्बीज़ ही थे शायद, या जो भी थे मेरी मौत तो थे ही। मैंने तो उस पहाड़ी से नीचे खाई में कूदकर अपनी जान देने की भी ठान ली थी, क्योंकि मैं उस ज़ॉम्बी लैंड के उन मानसखोर हैवानों के हाथ नहीं आना चाहता था। न जाने वो मुझे किन किन तरीकों से नोच नोच कर खाते। वो मेरे एकदम करीब पहुंच चुके थे। मैं उनके हाथ आने ही वाला था। मैं जोर से चीखा और जैसे ही मैं खाई में छलांग मारने वाला था कि तभी मुझे एक गोली चलने की आवाज आई और गोली के चलते ही बारिश की बूंदों के साथ कुछ खुशबूदार पानी के छींटे मेरे ऊपर गिरे। उन छींटों के गिरते ही मेरे सामने खड़ी वो भूतों की फौज की चीखम चिल्ली शुरू हो गई। मैंने आंख खोल के सामने देखा। मेरे सामने काले काले धुएं के गुबार हवा में उड़कर गायब हो रहे थे। वे सभी जो अभी तक मुझे घेर कर खड़े थे, वे सभी अब गायब हो चुके थे। अब मेरे सामने हाथ में टॉर्च लिए पुलिस खड़ी थी और कुछ आदिवासी टाइप के लोग भी खड़े थे। 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे पास आए और मुझे सहारा देते हुए वहां से लेकर गए। फिर एक जगह में एक पेड़ के नीचे मुझे बिठाकर मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। तो मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। तब उन लोगों के साथ आए हुए एक पादरी ने मुझे बताया कि वो जंगल श्रापित है, वहां कोई नहीं आता और जो अकेला वहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सालों पहले उस जंगल में एक शैतानी संगठन के कुछ लोग शैतान लूसीफर की उपासना करते थे। वो एक बहुत बड़ा संगठन था जो धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया, इतना शक्तिशाली कि कमजोर लोग उस शक्ति को झेल नहीं पाते थे और धीरे धीरे करके कई लोग उस संगठन को छोड़कर जाने लगे। मगर शैतान की फौज ने उन्हें एक एक करके मार डाला और जो उस संगठन से जुड़े रहे वो आज इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी किस्मत पलट सकते हैं और आपकी बिगाड़ सकते हैं। उस संगठन के लोग आज अलग अलग क्षेत्रों में ऊंचे नामचीन लोगों में से एक हैं। वो संगठन अब इस जंगल से जा चुका है और कहीं दूसरी खुफिया जगह में आज भी एक्टिव है। मगर ये जंगल आज भी श्रापित है। इस जंगल में आज भी उनकी आत्माएं घूमती हैं जिन्होंने संगठन को बीच में ही छोड़कर जाने की हिम्मत दिखाई थी। वो आत्माएं आज भी इस जंगल में मुक्ति पाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए वो इस जंगल में आने वाले अकेले राहगीरों के साथ वही सब करती हैं जो असली संगठन अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए करता है, यानी इंसानों की बलि। ये सारी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये किस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आप लोग भी जानते हैं। तब बाद में उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने मेरे फ़ोन नंबर से मेरी लोकेशन का पता लगाया और जब उन्हें पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, तब उन्होंने पास ही के एक पुराने चर्च के पादरी से बात की और पादरी नज़दीक के कबीले वालों के साथ वहाँ उस जंगल में आया। और जब उन्होंने मुझे उन शैतानी आत्माओं से घिरा हुआ पाया, तब पादरी ने पवित्र जल से भरी हुई एक बोतल वहाँ हवा में उछाल दी और एक पुलिस ऑफिसर ने उस बोतल पर गोली मारकर उस बोतल को फोड़ दिया। उसी बोतल से खुशबूदार होली वाटर के छींटे पड़ते ही वो शैतानी रूहें वहाँ से गायब हो गई और मेरी जान बच पाई। उसके बाद पुलिस ने वहाँ उस जंगल से कुछ और लोगों की आधी अधूरी सड़ी गली लाशें बरामद की और उस जंगल के बाहर लोहे की कांटेदार तारें लगाकर एक बाड़ा लगा दिया और एक बोर्ड लगाया जिसमें सख्त चेतावनी लिख दी कि इस जंगल में जाना मना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।